हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी जोन। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आव्यूह की दूसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह की क्रम या कोटि क्या होती है, आव्यूह का निरूपण कैसे किया जाता है, आव्यूह कितने प्रकार का होता है। इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग पहले से बात कर चुके हैं। अगर आपने पहली क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आपको एक आव्यूह दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इस आव्यूह की कोटि क्या होगी, इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, यानी अवयवों की संख्या आपको बतानी है। और तीसरा पार्ट इसका कह रहा है कि A13, A21, A33, A24 और A23 की वैल्यू आपको बतानी है। तो आइए सबसे पहले इस आव्यूह की कोटि की बात करते हैं। जब भी हमें कोई आव्यूह दिया होता है तब हम उसकी कोटि निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि उस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। अगर मैं इस आव्यूह की बात करूं तो इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां मिलेंगी, 1, 2 और 3, यानी इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं। और हम पंक्तियों को किससे लिखते हैं, यम से लिखते हैं। इसका मतलब यम बराबर 3 मिल गया हमें। अब बात करेंगे इस आव्यूह में कितने स्तंभ हैं। तो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ। तो हमें स्तंभों की संख्या क्या मिल गई, 4। और हम स्तंभ की संख्या को किससे लिखते हैं, यन से लिखते हैं। पंक्तियां मतलब पड़ी हुई लाइन, स्तंभ मतलब खड़ी हुई लाइन। तो हमें इसमें पड़ी हुई लाइन और खड़ी हुई लाइन ढूंढनी होती है। तो पड़ी हुई लाइन इसमें 1 है, 2 है, 3 है। खड़ी हुई लाइन 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो हमें पंक्तियों की संख्या मिल गई 3, स्तंभों की संख्या मिल गई 4। जब भी हम किसी आव्यूह की क्रम या कोटि लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे इस आव्यूह की कोटि लिखनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा यम गुणे एन। और यम गुणे एन का मतलब क्या, 3 गुणे 4। तो इसका मतलब यह है कि इस आव्यूह की कोटि में क्या मिल गई, 3 गुणे 4। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। कह रहा है कि इस आव्यूह में कितने अवयव हैं। अगर आपको इस आव्यूह में अवयव की संख्या निकालनी है तो चाहे तो आप इस आव्यूह के सारे अवयवों को काउंट कर लीजिए कितने अवयव हैं, या फिर आप क्या करिए, जो आपको इस आव्यूह की कोटि दी गई है यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को आपस में गुणा कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, इस आव्यूह में कितने अवयव हैं उनकी संख्या मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, 3 गुणे 4 लिखा और इनका गुणा किया तो हमें क्या मिल गया, 12। इसका मतलब कि इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, 12 अवयव हैं। आप वैसे भी गिन सकते हैं, 12 ही मिलेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जिसमें आपको A13 की वैल्यू निकालनी है, A21 की वैल्यू निकालनी है, A33 की वैल्यू निकालनी है, A24 की वैल्यू निकालनी है, A23 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले A13 की अगर मैं बात करूं तो इसमें 1 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति, और 3 का मतलब क्या है, तीसरा स्तंभ। इसका मतलब आपको पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव की बात करनी है। तो पहली पंक्ति ये हो गई और तीसरी स्तंभ ये हो गई। इसका मतलब ये है कि आपका जो 19 है ये पहली पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। तो इसका मतलब A13 की वैल्यू क्या हो गई, 19 हो गई। अगर मैं A21 की बात करूं तो A21 का मतलब क्या है, दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव आपको लेना है। तो दूसरा पंक्ति आपका ये हो गया और पहला स्तंभ ये हो गया। तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 35 हो गई। अब अगर मैं बात करूं A33 की तो A33 का मतलब क्या है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो आपकी तीसरी पंक्ति ये हो गई और तीसरा स्तंभ ये हो गया। इसका मतलब कि -5 जो है आपका वो A33 की वैल्यू है। अगर मैं बात करूं A24 की तो A24 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो ये दूसरी पंक्ति हो गई और चौथा स्तंभ ये हो गया। इसका मतलब 12 जो आपका है ये दूसरी पंक्ति में है और चौथे स्तंभ में है। इसका मतलब A24 की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। अब अगर A23 की बात करूं तो A23 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आपको कौन सा अवयव मिलेगा, 5/2। इसका मतलब यह है कि A23 का मान हो गया 5/2। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है, किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। अब यहाँ पर हमें अवयव की संख्या दी गई है, इनकी मदद से हमें ये बताना है कि आव्यूह की क्रम या कोटि क्या हो सकती है। तो हमें पता है कि किसी भी आव्यूह में अवयव की संख्या बराबर होती है
पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। किसी भी अवयव में अवयव की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। अवयव की संख्या कितनी दी गई है? 24, तो हमने यहाँ 24 लिख दिया बराबर। पंक्तियों की संख्या को हम किससे लिखते हैं? यम से। स्तंभों की संख्या को हम किससे लिखते हैं? यम से। तो हमें 24 को यम गुणे यम के रूप में तोड़ना है। अब यम का और यम का मान हमें ऐसा लेना है जिनका आपस में गुणा करने पर 24 आना चाहिए। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यम और यम का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, दशमलव में नहीं आ सकता। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो यम गुणे यम के रूप में हमें 24 को तोड़ना है। तो पहला फैक्टर हमारा ये हो सकता है कि यम की जगह पर हम 24 रखते हैं और यम की जगह पर 1 रखते हैं। इन दोनों का गुणा करने पर 24 आ जाएगा। कुल कहने का मतलब यह है कि यम क्या है? पंक्तियों की संख्या। यम क्या है? स्तंभों की संख्या। तो ऐसा हो सकता है कि आव्यूह में 24 पंक्तियां हो और 1 स्तंभ हो, या ऐसा हो सकता है एक पंक्ति हो 24 स्तंभ हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 6 पंक्ति हो 4 स्तंभ हो, इन दोनों का गुणा करने पर 24 आएगा। या ऐसा हो सकता है 4 पंक्ति हो 6 स्तंभ हो, या ऐसा हो सकता है 3 पंक्ति हो 8 स्तंभ हो, या ऐसा हो सकता है 8 पंक्ति हो 3 स्तंभ हो, या ऐसा हो सकता है 12 पंक्ति हो 2 स्तंभ हो, या ऐसा हो सकता है 2 पंक्ति हो 12 स्तंभ हो। अब हमने क्या किया? 24 को यम गुणे यम के रूप में तोड़ लिया। तो हमने जब 24 को यम गुणे यम के रूप में तोड़ा तो इतने तरीके से हम 24 को तोड़ सकते हैं। तो उस आव्यूह की कोटियां या क्रम इतने प्रकार से हो सकती हैं जिसमें अवयव की संख्या 24 दी गई होगी। अब बात करते हैं कि अगर आव्यूह में 13 अवयव हों तब उसकी कोटियां क्या क्या हो सकती हैं। तो जिस प्रकार हमने 24 को इस तरह से तोड़ा है उसी प्रकार हम लोग 13 को भी तोड़ेंगे। यानी 24 को हमने यम गुणे यम के रूप में लिखा था तो 13 को भी हम यम गुणे यम के रूप में लिखेंगे। तो 13 को अगर हम यम गुणे यम के रूप में लिखेंगे तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, यानी 13 किस प्रकार से टूट सकता है। तो 13 टूटेगा 13 गुणे 1 से या फिर 1 गुणे 13 से, और कोई कंडीशन नहीं बनती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जिस आव्यूह में 13 अवयव होंगे उसमें या तो 13 पंक्तियां होंगी, 1 स्तंभ होगा, या फिर 1 पंक्ति होगी 13 स्तंभ होंगे। तो इस तरह से अगर 24 अवयव हैं तो उसकी कोटियां ये हो सकती हैं, और अगर 13 अवयव हैं तो उसकी कोटियां ये हो सकती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रही है किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा? ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है। उसमें क्या था? यहाँ पर 24 अवयव थे, यहाँ पर 13 अवयव थे। इसमें क्या है? 18 अवयव हैं और 5 अवयव हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोगों ने उस क्वेश्चन को किया था उसी तरह से उसको भी करेंगे। तो 18 अवयव अगर किसी आव्यूह में हैं तो उसकी कोटियां क्या क्या हो सकती हैं? हम लोग क्या करेंगे? 18 को यम गुणे यम के रूप में लिखेंगे। तो अगर आप 18 को यम गुणे यम के रूप में लिखते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं? ऐसा हो सकता है कि आव्यूह में 18 पंक्तियां हो 1 स्तंभ हो। ऐसा हो सकता है 1 पंक्ति हो 18 स्तंभ हो। ऐसा हो सकता है कि 2 पंक्ति हो 9 स्तंभ हो। ऐसा हो सकता है कि 9 पंक्ति हो 2 स्तंभ हो। ऐसा हो सकता है कि 3 पंक्ति हो 6 स्तंभ हो। ऐसा हो सकता है कि 6 पंक्ति हो और 3 स्तंभ हो। इनके अतिरिक्त और कोई भी संभावनाएं नहीं बनती हैं। और आप जब भी इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 18 ही मिलने वाला है। तो अगर किसी भी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो उसकी संभावित कोटियां यही हो सकती है, इनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आव्यूह में 5 अवयव हैं तो उनकी क्या क्या कोटियां हो सकती हैं। तो 5 को भी हम लोग क्या करेंगे? यम गुणे यम के रूप में तोड़ेंगे। तो जब आप 5 को यम गुणे यम के रूप में तोड़ते हैं तो इसकी 2 ही संभावनाएं हो सकती हैं। पहला यह है कि आव्यूह में 5 पंक्तियां हो और 1 स्तंभ हो, या फिर 1 पंक्ति हो और 5 स्तंभ हो। इनके अतिरिक्त और कोई भी संभावनाएं नहीं बनती अगर आव्यूह में 5 अवयव हैं तो 5 अवयव हैं तो ये कोटियां हो सकती हैं, 18 हैं तो इनमें से कोई एक हो सकती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है कि 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी आपको एक ऐसे आव्यूह की रचना करनी है
जिसकी कोटि 2 गुणे 2 की है, मतलब उसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। और जब आप उस आव्यूह की रचना करेंगे तब उसके अंदर जो अवयव लिखेंगे वो इनकी मदद से लिखेंगे। अब अगर किसी भी आव्यूह की कोटि 2 गुणे 2 की है तब उसमें कितने अवयव होंगे? इन दोनों का गुणा करते हैं, 4 आएगा। कोटियों का गुणा करने पर अवयव की संख्या मिल जाती है। जब इनका गुणा करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब कि 2 गुणे 2 आव्यूह में कितने अवयव होंगे? 4 अवयव होंगे। वो कौन कौन से होंगे? अब उन अवयवों की वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे? इनकी मदद से लिखेंगे। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये 2 गुणे 2 आव्यूह का व्यापक रूप लिखा गया है। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी आव्यूह की कोटि या क्रम m गुणे n की हो तब उसका व्यापक रूप क्या होता है? a बराबर a i j और यहाँ पर लिखा होता है m गुणे n, यानी ये बता रहा है कि इस आव्यूह की कोटि जो है m गुणे n की है और इसके अंदर जो अवयव लिखे हैं वो a i j के रूप में है। अब यहाँ पर i की वैल्यू हम लोग क्या रखते थे? i की वैल्यू रखते थे 1 2 डैश डैश कहाँ तक? m तक। और j की वैल्यू क्या रखते थे? 1 2 डैश डैश कहाँ तक? n तक। यहाँ पर i किसको बता रहा है? पंक्ति को बता रहा है। j किसको बता रहा है? स्तंभ को बता रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर जो आव्यूह दिया गया है इसकी कोटि m गुणे n नहीं है, इसकी कोटि कितनी है? 2 गुणे 2 है। तब हम अगर यहाँ पर 2 गुणे 2 रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमको जो i की वैल्यू लेनी है वो कहाँ तक लेनी है? 1 और 2 तक, क्योंकि m तक नहीं जाना है हमें सिर्फ 2 तक बात करनी है। j की वैल्यू कहाँ तक लेनी है? हमको 2 तक लेनी है, क्योंकि पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 तक है। अब हम क्या करेंगे? हम लोग इसकी मदद से एक आव्यूह की रचना करते हैं। जब हम इसकी मदद से एक आव्यूह लिखते हैं तो हमारा आव्यूह कैसे मिलता है? a बराबर, जब हम लोग i की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं और j की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें मिलता है a11। जब हम लोग i की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं, j की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है a12। जब हम लोग यहाँ पर j की वैल्यू 2 रखते हैं, i की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें मिलता है a21। और जब हम लोग यहाँ पर i की वैल्यू 2 रखते हैं, j की वैल्यू 2 रखते हैं तब हमें मिलता है a22। यानी कि ये हमारा एक ऐसा आव्यूह है जिसकी कोटि 2 गुणे 2 की है और इसमें कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। अब हम लोग इन कंडीशंस की मदद से a11, a12, a21, a22 की वैल्यू निकालेंगे और लापेक्स में रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले कंडीशन को यूज करते हैं और a11, a12, a21, a22 की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं पहले कंडीशन को यूज करूंगा तब a11 की वैल्यू क्या होगी? a11 का मतलब है कि i की जगह पर 1 रख दीजिए, j की जगह पर 1 रख दीजिए। जो मैंने यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 रख दिया तो a11 मिल गया, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये आपका हो गया 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 बटे 2। इसका मतलब ये आया कितना? 2। अब बात करें a12 की, तो a12 की वैल्यू निकालिए। a12 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर i की जगह पर 1, j की जगह पर 2 स्क्वायर बटे में 2। ये कितना हुआ? 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आया आपका 9 बटे 2। अब हम लोग a21 की वैल्यू निकालते हैं। a21 की वैल्यू निकालेंगे तो a21 का मतलब i की जगह पर 2, j की जगह पर 1, तो यहाँ पर 2 धन 1 का स्क्वायर बटे में 2। ये भी आपका कितना आ गया? 9 बटे 2। अब बात करते हैं a22 की। जब हम a22 की वैल्यू निकालेंगे तो a22 का मतलब क्या? i की जगह पर 2, j की जगह पर 2, तो 2 और 2 यानी 2 + 2 स्क्वायर बटे में 2। कितना आया ये? 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2। इसका मतलब ये आ गया आपका कितना? 8। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया? a11, a12, a21 और a22 की वैल्यू निकाल लिया है। अब हम लोग a11, a12, a21, a22 की जगह पर 2, 9 बटे 2, 9 बटे 2 और 8 रख देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो रख देते हैं। a11 की जगह पर हमने क्या रख दिया? 2। a12 की जगह पर हमने क्या रख दिया? 9 बटे 2। a21 की जगह पर हमने क्या रख दिया? 9 बटे 2। a22 की जगह हमने क्या रख दिया? 8। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसी प्रकार हम लोग दूसरे की मदद से a11, a12, a21, a22 की वैल्यू निकालेंगे और उसकी एक आव्यूह बना लेंगे। इसी प्रकार हम लोग
तीसरे की मदद से A11, A12, A21, A22 की वैल्यू निकालेंगे और हमारा तीसरा अवयव मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप दूसरा और तीसरा भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब हमें एक ऐसे अवयव की रचना करनी है जिसकी कोटि 3 गुणे 4 मतलब उसमें 3 पंक्तियां हो और 4 स्तंभ हो। तो सबसे पहले हम 3 गुणे 4 की एक अवयव लिख डालते हैं। जब आप 3 गुणे 4 की एक अवयव लिखेंगे तो उसके अंदर के एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। पहला हो सकता है A11, दूसरा हो सकता है A12, तीसरा हो सकता है A13, चौथा हो सकता है A14, फिर यहाँ पर हो सकता है A21, फिर A22, फिर A23, फिर ये हो सकता है A24, फिर यहाँ पर हो सकता है A31, फिर A32, फिर A33, फिर A34। ये आपका एक ऐसा अवयव मिल गया जिसके कोटि जो है वो 3 गुणे 4 की है, मतलब इसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है। अब हम लोग A11, A12, A13, A14 यानी इन सब मानों को इनकी मदद से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पहले कंडीशन को यूज करते हैं और इस कंडीशन की मदद से हम लोग इनके मान निकालते हैं। तो अगर आप पहले कंडीशन को यूज करते हुए इन सबके मान निकालोगे तो A11 का मान क्या होगा। A11 का मतलब क्या, I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1 रखना है। तो रख देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको 1/2 माइनस 3, I का मान 1 रखोगे प्लस 1, क्या मिलेगा आपको, यह आया 1/2 मॉड में माइनस 3 धन 1। तो यहां से आपको क्या मिला, -3 प्लस 1 मतलब -2, यानी कि ये आपको मिल गया -2। और हमें पता है कि मॉड के अंदर अगर निगेटिव है तो मॉड के बाहर निकलता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुणे 2 मतलब क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही A12 की वैल्यू निकालते हैं। A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 -3, I की जगह पर 1 रखेंगे तो 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 ही होगा, प्लस J की जगह पर 2, तो -3 प्लस 2 मतलब मॉड के अंदर -1। और हमें पता है कि जब मॉड के बाहर निकलेगा -1 तो प्लस हो जाएगा, यानी ये आपका मिल गया 1/2। ऐसे ही निकालते हैं A13 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 माइनस I की जगह पर 1 रखेंगे और J की जगह पर 3 रखेंगे। यहाँ -3 और +3 है, ये आपस में कैंसिल होकर 0 कर देंगे, यानी ये आपका हो गया 0। अब हम बात करते हैं A14 की। A14 निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 -3 + 4, क्योंकि J की जगह पर 4 रखनी है, I की जगह पर 1 रखनी है। यहाँ 4 में से 3 निकलेगा 1 आएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। बात करते हैं A21 की। A21 मतलब I की जगह पर आपको 2 रखने हैं और J की जगह पर आपको 1 रखने हैं, ये रख दिया। जब हम I की जगह पर 2 रखेंगे 3 दूना 6 और यहाँ पर 1, तो ये 6 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा -5, यानी ये आपका आ गया 1/2 माइनस में 5, -5 मॉड के बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट मिल गया 5/2। अब बात कर लेते हैं A22 की। A22 का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 2 रखना है, यहाँ भी 2 रखना है, तो 1/2 -3 गुणे 2 धन 2, ये आपको क्या मिलेगा 3 दूना 6, -6 + 2 मतलब -4, यानी यहाँ पर आपको मिल गया -4 बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, ये कट गया 2 आ गया। अब A23 की बात करते हैं। A23 का मतलब क्या है, आपको I की जगह पर 2 रखना है, J की जगह पर 3 रखना है, तो 3 दूना 6, -6 में से 3 निकल गया तो -3 बचा, यानी आपको यहाँ मिल गया -3, यानी ये आपको मिल गया 3/2। ऐसे ही बात करते हैं A24 की। A24 का मतलब क्या, आपको I की जगह पर 2 रखना है और J की जगह पर 4 रखना है, 3 दूना 6, -6 + 4 मतलब -2 बचेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे -2, मॉड के बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, कट के 1 आ गया। बात करते हैं A31 की। A31 निकालेंगे, यहाँ पर 3 रखना है, यहाँ पर 1 रखना है, तो 1/2 -3 × 3 + 1, 3 का 3 में गुणा किया 9 आया, 9 में से 1 निकला 8 आया, यानी -8।
और जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, काट दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 4 आ गई। बात करते हैं A32 की, तो A32 का मान क्या होगा, I की प्लेस पर आपको 3 रखना है और J की प्लेस पर आपको 2 रखना है। 3 3 9 हो गया, 9 में से 2 निकला -7 आएगा, यानी ये आपका हो गया 1/2 -7, मतलब ये आया आपका 7/2। बात करते हैं A33 की, A33 का मान निकालेंगे, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, तो 1/2 मॉड में 3 × 3 धन 3, 3 3 9, -9 + 3 मतलब -6, यहाँ पर आपको मिलेगा 1/2 -6, मॉड के बाहर निकला -6 तो प्लस हो गया, यह आया आपका 3। अब बात कर लेते हैं A34 की, A34 का मान निकालेंगे, यहाँ पर 3 रखना है, यहाँ पर 4 रखना है, 1/2 -3 × 3 धन 4, 3 3 9, 9 में से 4 निकल गया, 5 बचेगा, यानी -5, -5 जब बाहर निकलेगा तो +5 हो जाएगा, यानी A34 की वैल्यू आपको मिल गई 5/2। तो इस तरह से हम लोगों ने पहली की मदद लेकर के, पहले कंडीशन का यूज करके इन सबके मान निकाल लिए हैं। अब इन सभी मानों को लाकर इसमें वापस रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो रख देते हैं, A11 की जगह पर क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे, रख दिया। A12 की जगह पर क्या रखेंगे, 1/2, रख दिया। A13 की जगह पर क्या रखना है, 0, रख दिया। A14 की जगह पर क्या रखना है, 1/2, ये भी रख दिया। A21 की जगह पर क्या रखना है, 5/2, ये हो गया। A22 का मान हो गया 2, A23 का मान हो गया 3/2, A24 का मान हो गया 1, A31 का मान हो गया 4, A32 का मान हो गया 7/2, A33 का मान हो गया 3 और A34 का मान आ गया 5/2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक ऐसे आव्यूह की रचना की है जिसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। इनके अवयव को हमने इनकी मदद से निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जैसे पहले कंडीशन को यूज करके A11, A12, A13 सबका मान निकाले थे, वैसे ही दूसरे कंडीशन को यूज करके भी हम लोग इन सबके मान निकालेंगे, हमको दूसरे का भी आंसर मिल जाएगा। तो ये आप स्वयं कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z के मान निकालिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 पार्ट इसमें दिए गए हैं। इन सभी पार्टों में हमको क्या करना है, x, y, z का मान निकालना है। हमने आव्यूहों की समानता के बारे में पढ़ा है। 2 आव्यूह समान कब हो सकते हैं, जब उन दोनों आव्यूहों की क्रम या कोटियां समान हो और उनके संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर मैं इस आव्यूह की बात करूं तो इसकी कोटि कितनी है, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि 2x2 की है, इसकी भी 2x2 की है। तो एक चीज तो यहाँ पर हमको क्लियर हुई कि दोनों की कोटियां क्या हैं, समान हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के बराबर हैं तब इनके संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि y बराबर कितना, 4। यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, मतलब z = 3। अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर मैं x बराबर 1 रख दूं तब ये दोनों आव्यूह बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 अगर रख दिया जाए दोनों आव्यूह बराबर हो जाएंगे। अतः पहली कंडीशन के अनुसार x का मान 1 मिलेगा, y का मान 4 मिलेगा, z का मान 3 मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे की। अगर इस आव्यूह की बात करें तो इस आव्यूह की क्रम कोटि कितनी है, इसमें भी 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं, तो ये 2x2 का हो गया, ये भी 2x2 का है। अब अगर हमें x और y का मान निकालना है तब ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर होना चाहिए, ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर होना चाहिए और ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर होना चाहिए। तो कर लेते हैं, x + y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 + z बराबर कितना मिलेगा आपको, 5 मिल जाएगा और x y बराबर क्या मिलेगा आपको, 8 मिल जाएगा। अब हम इनको हल करेंगे, हल करने के बाद में x y और z का मान निकाल लेंगे।
तो सबसे पहले इसको हम फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकंड कह देते हैं, इसको थर्ड कह देते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 2 से z का मान निकाल लेते हैं। इधर देखें तो 5 प्लस z है, इधर 5 है। अगर ये वाला 5 उधर जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस है वो प्लस है तो आपस में कट जाएंगे, यानी यहाँ से हमको z बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। z की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की मदद से x और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पहले को यूज करते हैं, कहते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या किया हमने, यहां से x की वैल्यू निकाल लिया और जब x की वैल्यू हमने निकाला तो y उधर जाएगा तो 6 माइनस y मिल जाएगा। अब इस x के मान को 3 में रख देंगे। जब हम x के मान को 3 में रखेंगे तो x की जगह पर 6 माइनस y रख देंगे और यहाँ पर y है बराबर क्या आया, 8 आया। मैंने यहाँ पर x का मान निकाला है, आप यहाँ पर y का मान निकाल सकते हैं। y का मान निकाल के आके इसमें रख दीजिए। जिसका आप लोग गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। अब इन सबको उधर कर दीजिए एक तरफ। जब इधर से उनको उधर ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये पहले से उधर है ये प्लस रहेगा। इधर से सारे टर्म उधर से ले गए हैं तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर आप देखें तो y में द्विघात समीकरण बन रहा है, इनका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 8 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, जोड़ने पर -6 आना चाहिए तो आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, -4y लिख देते हैं, -2y लिख देते हैं। ये दोनों का 4 और 2 का गुणा करने पर 8 आएगा और 4 और 2 को जोड़ने पर 6 आएगा। ये हो गया। इन दोनों में हम y का मान कर लेते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा y -4। इन दोनों में हम लोग 2 का मान कर लेते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको y -4 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं y -4 कॉमन है तो एक फैक्टर इसका बन गया y -4, एक बन गया y -2 बराबर 0। यहाँ से हम कह सकते हैं कि y बराबर 2 मिल गया और 4 मिल गया। अब y के हमको 2 मान मिले हैं तो x के भी हमको 2 मान मिलेंगे। जब हम y बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, जब हम y बराबर 2 रखते हैं तब हमें मिलता है x बराबर 6 माइनस 2, यानी कि x का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। और जब हम y बराबर 4 रखते हैं तब x का मान क्या मिलता है, 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से हमने x y z के मान निकाल लिए। z का मान 0 मिला, y के 2 मान मिले हैं और x के भी 2 मान मिले। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब x बराबर 2 होगा तब y बराबर कितना होगा, 4 होगा। और जब x बराबर 4 होगा तो y बराबर क्या होगा, 2 होगा। ये जो x और y के मान मिले हैं, अगर इनको हम इसमें रख दें तो ये सेटिस्फाई करने चाहिए, यानी कि x और y का मान रखने पर उन्हें जोड़ने पर 6 आना चाहिए। तो जब हम x का मान 2 रखेंगे और y का मान 4 रखेंगे, 4 और 2 जोड़ के कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं, जब x का मान हम 2 रखेंगे और y का मान 4 रखेंगे तो 4 का 2 में गुणा करने पर 8 आएगा। इसी प्रकार x का मान 4 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे, जोड़ने पर 6 आएगा। तो इस तरह से हमने x, y और z का मान निकाल लिया। अब बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ है और पंक्तियां कितनी है, 1 2 और 3, यानी इसकी क्रम या कूट कितनी हो गई, 3 गुणे 1। इसमें भी 3 पंक्तियां हैं और एक ही स्तंभ है। इसका मतलब यह है कि दोनों ही अवयवों की कोटियां समान हैं। अब क्या होना चाहिए, ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर होना चाहिए, ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर होना चाहिए और ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये कि इसकी जगह पर 9 आना चाहिए, इसकी जगह पर 5 आना चाहिए, इसकी जगह पर 7 आना चाहिए, तभी दोनों अवयव समान होंगे या बराबर होंगे। तो चलिए x, y और z के मान निकाल लेते हैं और फिर निकालने के बाद हम देखेंगे कि क्या इन तीनों को जोड़ने पर 9 आता है, क्या दोनों को जोड़ने पर 5 आता है, क्या इन दोनों को जोड़ने पर 7 आता है। तो सबसे पहले x प्लस वाई प्लस z बराबर क्या होगा, 9 हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस z बराबर कितना, 9 हो गया। इसको हम 1 मान लेते हैं। x प्लस z बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। इसको हम 2 मान लेते हैं। y प्लस z बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। इसको हम 3 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हीं तीनों समीकरणों की मदद से x, y, z के मान निकालने हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, अगर हम दूसरे और तीसरे को जोड़ दें तो क्या होता है। अगर हम कह दें समीकरण 2 धन 3, यानी 2 और 3 को हमने क्या किया, जोड़ दिया। जब हमने 2 और 3 को जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया,
एक्स प्लस वाई, और जेड कितने होंगे 2z बराबर 5 में 7 जुड़ गया कितना आया 12। ये हम मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 4 को हल करेंगे। जब हम समीकरण 1 और समीकरण 4 को हल करते हैं तब हमें क्या मिलता है, यहां से कह देते हैं समीकरण 4 माइनस 1, यानी समीकरण 4 में से हम 1 को घटा देते हैं। जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 12 है, और ये क्या है x प्लस वाई प्लस z बराबर कितना है 9 है। इनको जब हम घटा देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2z में से 1z निकल गया तो 1z बचा, और 12 में से 9 निकल गया कितना बचा 3 बचा। तो ये तो आपका हो गया z बराबर 3, यानी एक आंसर आपको मिल गया है। अब हम x और y के मान को निकालते हैं। यहां पर अगर देखें z बराबर आपको 3 मिल गया है, समीकरण 2 से बात कर लेते हैं। समीकरण 2 से बात करेंगे तो x प्लस z है, z का मान 3 रख दीजिए बराबर 5 है, तो यहां से x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा, क्योंकि 3 उधर जाएगा घट जाएगा। तो यह z का मान मिल गया आपको 3, x का मान मिल गया आपको 2। अब अगर z का मान 3 मिला है तो y का मान यहां से निकल जाएगा समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इक्वल टू कितना 7, तो y बराबर कितना 4 मिल गया। तो यहां से हम लोगों ने x बराबर 2 निकाल लिया, y बराबर 4 निकाल लिया, और z बराबर 3 निकाल लिया। अब हमारा आंसर सही है कि गलत है, इसको हम लोग यहाँ पर रख के चेक कर सकते हैं। यानी इन तीनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो x बराबर कितना है 2 है, ये 2 हो गया। y बराबर कितना है 4 है, ये 4, z बराबर 3, तो 2 और 4 6 और 3 कितना आ गया 9 आ गया। x का मान 2 है और z का मान 3 है, 2 और 3 जोड़ोगे 5 आएगा। y का मान 4 है, z का मान 3 है, इन दोनों को जोड़ोगे 7 आएगा। तो इस तरह से हम लोग x, y और z के मान निकालते हैं जब दोनों आव्यूह एक दूसरे के बराबर हो जाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है समीकरण इसकी मदद से आपको a, b, c और d के मान ज्ञात करने हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस वहां पर x, y और z था, यहाँ पर a, b, c और d है। अगर दो आव्यूह आपस में बराबर हैं तो उनकी कोटियां बराबर होनी चाहिए, उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। इसी रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे और a, b, c और d के मान निकाल लेंगे। अगर इस आव्यूह की बात करूं तो इसकी कोटि कितनी है 2 क्रॉस 2 की है, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है। इसकी भी क्या है 2 क्रॉस 2 की है। अब हमको क्या करना है, इसके संगत अवयव बराबर होने चाहिए, यानी कि a माइनस b बराबर क्या होना चाहिए -1 के। फर्स्ट मान लेते हैं 3a प्लस c बराबर क्या होना चाहिए 3a प्लस c बराबर 5 होना चाहिए, इसको 2 मान लेते हैं। 2a माइनस b बराबर क्या होना चाहिए 0, इसको 3 मान लेते हैं। 3c प्लस d बराबर क्या होना चाहिए 13, इसको हम 4 मान लेते हैं। अब हम इन चारों समीकरणों की मदद से a, b, c और d के मान निकालेंगे। अगर हम यहां बात करें समीकरण 1 और 3 की मदद से हम लोग a और b के मान निकाल सकते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समीकरण 1 और 3 से। क्या करते हैं a माइनस b बराबर -1 और 2a माइनस b बराबर 0। हम क्या करते हैं इनको घटा देते हैं। जब आप इनको घटाएंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो ये माइनस और माइनस प्लस, यानी ये माइनस है ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। और a में से जब -2a निकलेगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या -a, यानी -a बराबर क्या मिल गया -1, क्योंकि -1 में से 0 घटेगा या 0 जुड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा -1। तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई, a की वैल्यू आपको मिल गई 1। अब हमें a का मान मिल गया है, a का मान हमें 1 मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे a का मान चाहे इसमें रख दें या इसमें रख दें, b का मान हमें मिल जाएगा। तो अगर हम समीकरण 1 में a बराबर 1 रख दें तो क्या होगा, यहाँ पर 1 रख दिया, माइनस b बराबर कितना है -1 है, तो यहाँ से -b बराबर क्या हो जाएगा -1। तो -1 और -1 जुड़ जाएंगे आपस में तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएंगे। यानी यहां से आपको मिल गया -b बराबर -2,
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b बराबर आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। यहाँ से हमको a का मान 1 मिल गया है, b का मान 2 मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, a और b की मदद से c और d के मान निकालेंगे। तो अगर हम समीकरण 2 की बात करें तो यहाँ पर a बराबर हम अगर 1 रख दें तो c का मान हमें मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं समीकरण 2 से, 3 गुणे 1 धन c बराबर 5, यहां से आपको मिल गया 3 प्लस c इक्वल टू 5, c इक्वल टू क्या मिल गया 2, ये हो गया c का मान। अब c का मान हमें मिल गया है तो हम लोग समीकरण 4 में रहते d का मान निकाल सकते हैं। तो बोल देंगे समीकरण 4 से, तो आप समीकरण 4 में रखेंगे 3 इंटू 2 प्लस डी इक्वल टू 13, 6 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू कितना 6। तो इस प्रकार से हम लोगों ने a का मान, b का मान, c का मान और d का मान प्राप्त कर लिया। अब अगर a, b, c और d के मान को हम किसी भी समीकरण में रखें तो समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो अगर हम a बराबर 1 और b बराबर 2 इसमें रख दें तो यहाँ पर 1 रखा, यहाँ पर 2 रखा, तो एक में से जब 2 निकलेगा तो माइनस 1 बचेगा। अगर हम c और d की बात करें तो c की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 रख दिया, तो 3 का 2 में गुणा किया 6 आ गया, और d का मान 7 आया है, 7 रखेंगे, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। यानी कि a, b, c और d के मान जो हमने प्राप्त किए हैं वो सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो कह रहा है a बराबर है aij यम गुणे n एक वर्ग आव्यूह है यदि यम लेस देन n, यम ग्रेटर देन n, यम बराबर है या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि कोई वर्ग आव्यूह कब होता है, जब उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, तब उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी कि पंक्तियों की संख्या यम है, स्तंभों की संख्या यम है, जब ये दोनों बराबर होंगे तब ये वर्ग आव्यूह कहलाएगा। इसका मतलब हमारा सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। यानी यहाँ पर आपको दो आव्यूह दिए गए हैं, ये दोनों आव्यूह बराबर कब होंगे ये आपको बताना है। यानी x और y के कौन से मान रख दिए जाएं कि दोनों आव्यूह आपस में बराबर हो जाएं। तो कोई भी दो आव्यूह बराबर तब होते हैं जब उनकी कोटियां बराबर हों और उनके संगत अवयव बराबर हों। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी कोटि भी 2x2 की है और इसकी कोटि भी क्या है 2x2 की है। अब हम बात करते हैं संगत अवयव बराबर हैं क्या, यानी कि 3x + 7 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर 3x बराबर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे -7, यानी आपको यहां से x बराबर क्या मिलेगा -7/3। यानी x का आपको मान मिला है -7/3। यहां पर अगर देखें तो x यहां भी है, यहां से हम लोग x की मान निकालते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो ये वाला जो अवयव है 4 के बराबर होगा, 2 - 3x बराबर क्या हो गया 4। यहां से अगर हम देखें तो -3x बराबर क्या 4 - 2, ये 2 उधर चला जाएगा, 4 में से 2 निकल गया 2 आया। तो यहां से x का मान कितना है -2/3। अब यहां पर हम देखें तो x के 2 मान मिल रहे हैं और दोनों अलग अलग मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों आव्यूहों को बराबर करने के लिए हमारे पास इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कहने का कुल मतलब यह है कि ज्ञात करना संभव ही नहीं है कि ये दोनों आव्यूह बराबर कब होंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर x का मान एक -7/3 मिला है और एक x का मान -2/3 मिला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ज्ञात करना पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी, प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। यानी कि आपको एक पहली बात तो 3 × 3 की एक आव्यूह बनानी है। उस आव्यूह में आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट को आप रिप्लेस कर सकते हैं 0 या 1 से। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 × 3 कोटि की एक आव्यूह लिख लेते हैं। यानी कि a बराबर a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। इसकी क्रम कोटि कितनी है 3 × 3, मतलब इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। कुल अवयव कितने होंगे 9 अवयव होंगे। अगर इस आव्यूह में 9 अवयव हैं और हर एक अवयव को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं, मतलब
A11 की जगह पर या तो 0 या तो 1, A12 की जगह पर या तो 0 या तो 1, A13 की जगह पर या तो 0 या तो 1। तो मैं इस अवयव को कितने ढंग से बना सकता हूं? मेरा आंसर होगा कि अगर मैं A11 को दो तरीके से लिख सकता हूं तो लिख दिया, या तो 0 या तो 1। ऐसे ही A12 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, इसको भी 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 दो तरीके से लिख सकता हूं। तो कुल मिला के मैं इस अवयव को कितने ढंग से लिख सकता हूं? इन सब का गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512। यानी कि जब मैं इस अवयव में हर एक अवयव के स्थान पर 0 या तो 1 लिखूंगा तो ऐसे में 512 अवयवों की रचना कर सकता हूं। इसका मतलब मेरा आंसर डी वाला करेक्ट होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।